कि मेहनत आप करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे। मेरे लिए तो एक सपने के समान है। मैंने शिक्षा को केवल मात्र व्यवसाय नहीं समझा। वेतन भोगी मैं कभी शिक्षक नहीं रहा। सत्ताधारी दल है, उसके तो सभी लोगों ने, छोटे से बड़े तक, उन्होंने मुझे बधाई दी, सम्मान दिया। बाकी और कोई सा दल है, उन्होंने मुझे उस रूप में नहीं सम्मान दिया, उस रूप में मेरे को बधाई नहीं दी। और युवाओं को भी प्रेरित करूंगा, जैसे मैं करता आया, कि वे भी इस दिशा में आगे बढ़ें, ताकि वे भी बड़े पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं देश का सम्मान और पद्म श्री से अवार्डी डॉक्टर संतराम देसवाल जी। सर, डॉक्टर संतराम देसवाल जी को साहित्य में ये अवार्ड मिला है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें कब पता चला कि उन्हें ये पद्मश्री अवार्ड मिला और उस समय इन्हें कैसा आभास हुआ, और आज जहां पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के नेता और क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, सभी ने इन्हें फ़ोन करके बधाई भी दी है, और सभी लोग इन्हें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सामाजिक संस्थान इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे? डॉक्टर संतराम देसवाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि? हाँ, धन्यवाद। जाहिर है कि कोई जब बड़ा पुरस्कार मिलता है, आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो खुशी होती है। मगर मैं पुरस्कार के लिए कोई काम मैंने नहीं किया, और ये अलग बात है कि परमात्मा ने मुझे सारे पुरस्कार बख्श दिए, तो मैं परमात्मा शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये अपना जो पुरस्कार है, ये हरियाणा के लोगों को, सोनीपत के लोगों को और विशेषतः अपने परिवार को, अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ। जी, लेकिन आपने पुरस्कार के लिए काम नहीं किया, लेकिन साहित्य के लिए आपने ज़बरदस्त काम किया, जिसके कारण सरकार ने ये सम्मान आपको दिया। जी, मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मगर मैं ये दर्शकों को बता दूँ कि मुझे ये जो पद्मश्री मिला है, ये श्रेणी तो है साहित्य एवं शिक्षा की श्रेणी में मिला है। मगर इसमें ये मिलता है जो बचपन से लेकर अब तक मैंने जो सारे कार्य किए हैं, जो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, वो सारे के सारे देखे जाते हैं। पहले हरियाणा में आपको सर्वोच्च सम्मान मिला, और उसके बाद आपको राज्य, देश के स्तर पे जो है आपको ये सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, झज्जर के एक छोटे से गांव से, कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? कभी इस तरीके से मेहनत की? ना, नहीं, मैंने ये नहीं, मेहनत तो मैंने बहुत की। मेहनत तो मैं ये कहूँगा दर्शकों को, खासकर युवाओं को, कि मेहनत आप करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे। मेरे लिए तो एक सपने के समान है, और मिल गया तो खुद जाहिर है खुशी भी हो रही है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पुरस्कार मिलेंगे। जी, साहित्य के ऊपर आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और हमारी संस्कृति, जो हरियाणवी संस्कृति है, उसके ऊपर बेहतरीन आपने लेखन किया है, जिससे कि विदेशों में बैठे लोग भी जो है अपनी संस्कृति से रूबरू हो पाए हैं, और हमेशा आपको याद भी करते थे। लेकिन एक झल्लाहट हमें जो पता चला कि आपके दिमाग में ज़रूर रहती थी कि सही व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन आखिरकार आपको सम्मान मिला, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी झल्लाहट की तो कोई बात नहीं है। मगर कई बार लोग व्यंग करते थे कि भी इतना काम किया है। मैं लगा ही रहता था, आपको पता है कि भाई मैंने शिक्षा को केवल मात्र व्यवसाय नहीं समझा। वेतन भोगी मैं कभी शिक्षक नहीं रहा। मैं उसके अतिरिक्त विद्यार्थियों का जो प्राचीन हमारी ज्ञान परंपरा है, उसके अनुसार मैं, मेरा विश्वास था कि विद्यार्थियों को ज्ञान बांटूं और उनको वही मैं स्थान दूं जो पहले गुरु देते थे अपने शिष्यों को, और गुरु और शिष्य का एक घनिष्ठ संबंध हो, उसको लेकर मैं चला। तो इसलिए लोग कहते थे कि कुछ लोग व्यंग से कि भाई सारी उम्र लगा रहा, क्या मिला?
तो कई बार मन में ये होता था कि भाई ये क्यों कह रहे हैं, मैंने तो कोई इस आधार पर नहीं किया काम कि मुझे कुछ मिलेगा। अब मुझे मिल गया तो मैं जाहिर है कि भारत सरकार और विशेषतः हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ नाचीज को इस योग्य समझा। जी, खिलाड़ी जो होते हैं कई बार ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं, राष्ट्रमंडल में मेडल जीत के आते हैं, तो सभी वर्ग के लोग जो है उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो क्या आपको जब पद्मश्री मिला तो सभी पार्टियों के नेताओं ने आपको शुभकामनाएं दी, कभी बात हुई? नहीं, ये मेरे लिए एक, मैं बातें कहने में संकोच नहीं करूँगा कि मुझे सभी पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। जी, और क्या कारण रहा? जागरूकता ही नहीं है, जी, जागरूकता ही नहीं है। वो सोचते ये पद्मश्री कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ होगा, क्या है मुझे नहीं पता। मगर केवल जो सत्ताधारी दल है उसके तो सभी लोगों ने, छोटे से बड़े तक, उन्होंने मुझे बधाई दी, सम्मान दिया। बाकी और कोई सा दल है, उन्होंने मुझे उस रूप में नहीं सम्मान दिया, उस रूप में मेरे को बधाई नहीं दी। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको ये नहीं अपने मन में रखना चाहिए कि ये सम्मान किसी पार्टी विशेष का है, ये तो सबके लिए है। मैं तो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ये अलग बात, आदमी की अंदर से कुछ रुचियाँ होती हैं। फिर भी उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी सुन रहे हैं सभी पार्टियों के, कि आप खुला दिल रखें और जो अच्छी बात हो किसी भी सत्ताधारी दल में तो आप उसकी प्रशंसा भी करें। और ख़ासकर उस व्यक्ति विशेष, आप खिलाड़ी हैं तो शायद लगता होगा कि खिलाड़ियों से तो उनको वोट मिलेंगे, पर उनको ये भूल जाना चाहिए कि जो शिक्षक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ, उसके पास तो खिलाड़ियों से भी ज़्यादा वोट होते हैं। हमारे तो शिष्य हर गांव में, हर क्षेत्र में दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये अलग बात है कि हम उनको कुछ नहीं कहते, मगर हम कहने में आए तो एक शिक्षक तो तख्ता पलट देता है वोट की दृष्टि से भी। तो ये उनको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की बात ना सोचें। और ये पद्मश्री तो देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, और इनको तो जो आपके ओलंपियन हैं उनको भी ये मिलता है, वो भी लालायित रहते हैं कि हमें पद्मश्री मिले। तो इसलिए पुनः मैं उनसे पुरजोर ये प्रार्थना करूँगा कि भाई आप जिसको भी जो सम्मान मिले तो उसको आप कम से कम टेलीफोन पर बधाई दो और उस रूप में उसका सम्मान करो। किसी वर्ग के लिए नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए आपने 30 किताबें लिखी और ये इतिहास रचा कि आज आपको पद्मश्री मिला, जो इतिहास में नाम अंकित आपका हो गया है। तो आगे क्या ये विराम हो गया पद्मश्री मिलने के बाद, या अभी लेखन प्रक्रिया जारी रहेगी? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई, और ज़्यादा मैं लिखूँगा, और अच्छा भी लिखना पड़े और भी ज़्यादा मुझे सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं अवश्य ये आपको कहूँगा कि मैं और भी लिखूँगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, और युवाओं को भी प्रेरित करूँगा जैसे मैं करता आया, कि वे भी इस दिशा में आगे बढ़ें ताकि वे भी बड़े पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त करें। आपके परिवार से साहित्य की एक बहार सी बहती है। जिस तरह से हमें पता चला है कि आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर राजकला देसवाल भी वो है बुक्स लिखती हैं, और उन्हें भी हरियाणा सरकार का बेहतरीन सम्मान मिल चुका है, क्या कहें? हाँ, हमारे ये एक, मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे घर में लेखन की, पठन पाठन की परिपाठी है, परंपरा है। मेरी जो सहधर्मिणी है वो तो इसी विषय की रही है, हिंदी विषय की। तो ये मैं ज़रूर बताऊंगा दर्शकों को कि उन्होंने मुझे स्पेस दिया, मैं लिखता था और वो घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं होती थी, क्योंकि मैं समाज के कार्यों में भी लगा रहता था, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी लगा रहता था, तो इसलिए वो घर संभालती थी। उसके बाद ये भी एक आश्चर्य की बात है कि वो 2015 में सेवानिवृत्त हुई,
और उन्होंने 2015 के बाद लिखना शुरू किया और अब उनकी 10 पुस्तकें छप चुकी हैं और बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार जी 2 लाख का है। जी। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है बेहतरीन लेखक थे और वो लेखन कार्य के लिए कई बार मनाली एकांत में चले जाते थे। क्या आपको भी एकांत की ज़रूरत पड़ती है क्या? हाँ, एकांत की जरूरत पड़ती है। आपने देखा नहीं, आज मैं अकेला ही हूँ। जी तो कई कहते हैं आप अकेले कैसे रहते हो, तो मैं अकेला पसंद करता हूँ। अकेला रहूँगा, वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी, बाहर और पहाड़ों पे या कहीं वहाँ भी अच्छा और एकाग्र हो जाता मन, मगर उसकी आवश्यकता होती है। मगर मैं तो इस प्रकार का भी लेखक रहा हूँ, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता यदि कोई घर में भी है, शोर शराबा ना हो तो भी मैं लिखता रहता हूँ। जी तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, एकांत में एकाग्रता और ज़्यादा बढ़ती है। जी। आप निरंतर जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आर्टिकल्स आपके छपते रहे, मैगजीन में आपके छपते रहे हैं, किताबें आप छापते रहे हैं। वह भूतकाल का जो हमारा समय था उसके बारे में तो आपने लिखा है, वर्तमान में भी आपने लिखा है। क्या आज जो परिदृश्य हमें चारों तरफ देखने को मिलता है, क्या युवाओं को, समाज को जागृत करने के लिए भी आपके मन में कोई सवाल उठता है कि मुझे लिखना चाहिए? नहीं, मेरे केंद्र में युवा रहते हैं, मेरे केंद्र में समाज रहता है, समाज की विडंबनाएं रहती हैं, समाज अच्छी दिशा में कैसे चले, युवा अच्छी दिशा में कैसे चले, यही मेरे लेखन का मूल केंद्र बिंदु है। इसी को आधार करके मैं लिखता रहा हूँ। और जब मैं पत्रकारिता करता था तब भी मेरा विषय यही था कि जो समाज की विकृतियाँ हैं, वो समाज की विकृतियाँ हैं, संस्कृति की विकृतियाँ हैं, उन सारी विकृतियों को देखकर उनमें सुधार कैसे हो, वो ठीक कैसे हो, ताकि समाज अच्छी दिशा में चले। साहित्य का तो नाम ही है हितेन सहितम साहित्य, जो समाज का हित करता है वो साहित्य है। तो हित के कार्यों के लिए ही, हालांकि साहित्यकार कोई सोच समझ कर ऐसा नहीं करता मैं हित करूँगा, मगर वो उसकी दिशा उसी तरह से होती है। स्वांतः सुखाय नहीं लिखता। दो स्वांतः सुखाय होता है, एक तो कि मैं अपने सुख के लिख रहा हूँ, और एक होता है परजन हिताय, समाज हिताय। तो मेरे लेखन में आप देखेंगे समाज हिताय की ज़्यादा दृष्टि मिलेगी। वो मैंने शुरू से ही पत्रकारिता में भी दृष्टि रखी है और अब भी उसी दृष्टि को केंद्र बिंदु में रख के मैं लिखता हूँ। वैसे तो आप एक महान साहित्यकार हैं, लेकिन अगर हम आज की राजनीति की बात करें तो मौजूदा सरकार पर विपक्ष कई बार सवाल खड़े करता है, लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है विपक्ष के नेताओं को बाहर एक मतलब टीम बनाकर बाहर भेजती है सिंदूर ऑपरेशन के लिए, और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो क्या आप मानते हैं, मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो देखो, उनकी अपनी राजनीति है, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार अच्छा कार्य कर रही है। वो अब सबके सामने आपने भी अभी कहा, तो ये सारी बातें अच्छी हैं। आप अपनी कमियों को ढूंढिए, आप अपने उससे कमियों से तो रूबरू नहीं हो रहे, और आप सरकार को कोसोगे तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार कुल मिला के अच्छा काम कर रही है, और जहाँ जो अच्छा व्यक्ति है उसको आगे ला रही है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे कोई आम आदमी हो। तो इसलिए इस दृष्टि से तो हमें सरकार का समर्थन करना ही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज जो लेखन कार्य स्टार्ट करने वाले हैं या सोचते हैं कि हमें भी साहित्य में कुछ करना चाहिए, ऐसे युवा लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा लेखकों को ये कहना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा लेखक हैं वो बिल्कुल ये शॉर्ट रास्ता चुन रहे हैं कि तत्काल हमें सफलता मिल जाए, काम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप बहुपठित बनो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छा लिखोगे, और मेहनत करो। आप किसी की मौलिक लिखो, किसी की भी नकल मत करो, मौलिक लिखो, मौलिक चिंतन, मौलिक लेखन, ये आप करो तो देखना कि आपका भी नाम होगा।
मैं केवल ये मौलिक चिंतन और बहुपठन और मेहनत, क्योंकि मेहनत तो एक ऐसा है, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, और विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। विश्वास करके तो देखो यारो, विश्वास से रास्ते भी बदल जाते हैं। क्या बात है, विश्वास से रास्ते भी बदल जाते हैं। ये थे डॉक्टर संतराम देसवाल, जो कि आज हमारे देश का सम्मान है और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। बहुत ही शानदार मैसेज इन्होंने युवा लेखकों को दिया, समाज को दिया, और इनकी किताबें तो समाज को एक शानदार संदेश देती रही हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।